आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं, सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में, भारत की मिट्टियों के बारे में। और भारत की मिट्टियों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है ताकि जिस क्षेत्र विशेष में आपकी नौकरी लगती है, ड्यूटी लगती है, तो उस क्षेत्र विशेष के मृदाओं से संबंधित अगर आपके पास जानकारी है तो अब चाहे वो सरकारी योजनाएं हों या फिर किसानों के साथ आपकी जो वार्तालाप होगी तो उसमें कौन सी फसल उगानी ज़्यादा बेहतर होगी उसके बारे में आपके पास पहले से ही आइडिया होगा। और वर्तमान समय में मृदा जो अपर्दन हो रहा है या मृदा जो प्रबंधन हो रहा है उसके बारे में भी बहुत अच्छी भूमिका आप निभा सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत की मृदा यानी कि सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो पीटी और मेंस ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक भारत के भूगोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। भारत में 8 प्रकार की मृदाओं का अध्ययन आपके लिए आवश्यक है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो आप सवाल बनाने की स्थिति में बिल्कुल से रहेंगे और यहाँ पे गलतियाँ आपकी नहीं होंगी। आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आपने इस चैप्टर को समझा है और इस आधार पर आपने प्रश्न को लिखा भी है। तो प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स के बारे में आपको बता दूं जो इस पीपीटी या पीडीएफ में नहीं आपको दिखाई देगा। तो भारत की मृदा जब भी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले इसकी संक्षिप्त परिभाषा बताना मेरे लिए भी जरूरी रहेगा। और अगर मेंस में सवाल पूछा जाए भारत की मिट्टियों से संबंधित, जैसे मान लीजिए कि ये सवाल पूछा जाए कि भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण करके जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताएं या उसकी विशेषताओं का आप उल्लेख करें, तो बहुत ज़रूरी है कि 20 या 25 शब्दों में आप मिट्टी की परिभाषा लिख दें। तो भारत की मृदा का तात्पर्य ये नहीं हो गया कि भारत में मिट्टी की अलग परिभाषा होगी और दूसरे देश में अलग होगी। तो मिट्टी का सामान्य परिभाषा हम दे सकते हैं कि मिट्टी दरअसल चट्टानों के टूटने फूटने से यानी कि रॉक डेब्रिस, चट्टानों के अपक्षय से, इसके अलावे खनिज, इसके अलावे जल वायु इत्यादि के मिश्रण से बनी होती है। तो मिट्टी की छोटी सी परिभाषा दे देंगे और यही जो मिट्टी है वो जीवन के लिए, पौधों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए अपरिहार्य है यानी कि अनिवार्य तत्व होता है। तो मिट्टी की परिभाषा बहुत ही सिंपल दे देनी है कि मिट्टी वह पदार्थ है या मिट्टी वह नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है जो चट्टानों के अपक्षय से, खनिजों से, जल से, वायु के मिश्रण इत्यादि से बनी होती है और मिट्टी जीवन के लिए, पौधों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो मिट्टी की संक्षिप्त परिभाषा आपको बता देना होगा। इसके अलावे हम लोग देखें तो बेसिकली इस मिट्टी पे बहुत ही अच्छा सवाल यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि मिट्टी के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व इसे प्रभावित करते हैं। तो मिट्टी के लिए तो बहुत सारे तत्व होते हैं जिसमें 4-5 जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उसके बारे में आपको अध्ययन करना जरूरी रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि जो पेरेंट रॉक है, जिस स्थान पर जिस प्रकार की चट्टानें हैं वो टूटी फूटेंगी तो उसी प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा। इसके अलावा क्लाइमेट का रोल बहुत ज़्यादा मिट्टी के निर्माण पे पड़ता है। रिलीफ के बारे में आपको जानना पड़ेगा ताकि मिट्टी के आप बनने की प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकें। तो मिट्टी के बनने की जो प्रक्रिया है, द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स आर रिलीफ, उच्चावच, पेरेंट मटेरियल यानी कि जो उसकी जनक चट्टानें हैं, आधारभूत चट्टानें हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम, ये सब जो कारक हैं वो सब के सब मिट्टी के निर्माण के मिट्टी निर्माण को प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि कहीं पे आपको अलग प्रकार की मिट्टी दिखाई दे रही है और कहीं पे आपको अलग प्रकार की मिट्टी दिखाई दे रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दक्कन क्षेत्र में काली मिट्टी का आपको ज़्यादा विस्तार दिखाई देगा, तो ठीक वैसे ही और दक्षिण चले जाएंगे तो वहाँ पे फिर अचानक से लाल मिट्टी दिखाई देना शुरू हो जाती है, क्योंकि काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वो बैसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता वाला, यही कारण है कि वहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है। और जिन क्षेत्रों में ग्रेनाइटिक चट्टानें दिखाई देंगी वहाँ पर लाल मिट्टी का विकास या विस्तार दिखाई देगा। तो इसको हम लोग बारी बारी से समझने वाले हैं और यहाँ से यूपीएससी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जाएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट होकर इस पॉइंट को समझना है। तो रिलीफ, उच्चावच का तात्पर्य हो गया पर्वत, पठार, मैदान। तो उच्चावच कैसे प्रभावित करता है? तो अगर आप लोगों ने देखा हो कि इस किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती हैं, तो कहीं पे पर्वत दिखाई देगा, कहीं पे पठार दिखाई देगा, कहीं पे मैदान दिखाई देगा। तो होता क्या है कि अगर पर्वत है तो वहाँ पे ढाल कैसा होगा? तो खड़ा ढाल होगा।
अब जब खड़ा ढाल होगा तो यहाँ पे चट्टानों के टूटने की गति ज़्यादा होगी, यानी कि मिट्टी के निर्माण में वेदरिंग का प्रभाव पड़ रहा है, चट्टानों के अपक्षय का प्रभाव पड़ रहा है, चट्टानों के टूटने फूटने का प्रभाव पड़ रहा है। और अगर चट्टानें जल्दी टूटेंगी तो जल्दी वो छोटी छोटी कणों में बदलेंगी, अर्थात मिट्टी वहाँ पे जल्दी बनेगा। और अगर इस प्रकार का अपक्षय नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो चट्टान के रूप में ही जो चट्टानी टुकड़ा है वो पड़ा ही रहेगा। तो मिट्टी के निर्माण में चट्टानों के अपक्षय का प्रभाव पड़ता है, और चट्टानें तभी टूटेंगी फूटेंगी जब वो अपनी जगह से हिलेंगी या फिर उसके ऊपर वेदरिंग का प्रभाव पड़ेगा। तो अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो ढाल पे किसी प्रकार का चट्टान है तो स्वाभाविक यहाँ भूस्खलन भी होता है, तो इस कारण से मिट्टी के निर्माण पर वो प्रभाव डालता है। अगर चट्टानें टूटती फूटती हैं किसी भी तरीके से तो वहाँ पे मिट्टी का निर्माण जल्दी हो जाएगा। तो रिलीफ के कारण ध्यान रखिएगा, मृदा निर्माण की जो गति है वो तीव्र हो जाती है। वही मैदानी क्षेत्र में देखिए तो मैदानी क्षेत्र में वहाँ पे तापमान का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो अपनी ही जगह पे स्थिर रहेंगी, इसी कारण से वहाँ मृदा निर्माण की जो गति रहेगी वो धीमी रहेगी पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में। यही कारण है कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, अगर कोई हिमालयन रिवर आ रही है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा गाद, सिल्ट क्ले और मड के रूप में गाद लेकर के आती है और उसको निक्षेपित कर देती है। इस कारण से वहाँ पे मिट्टी की एक नई परत भी जाती है। तो ध्यान रखना है, रिलीफ का प्रभाव मिट्टी के निर्माण पर पड़ता है। इसके बाद पेरेंट मटेरियल, यानी कि जिस प्रकार की जो चट्टानें हैं उसी प्रकार की वहाँ पे मिट्टी बनेगी। जैसे हम लोगों ने जो अनाज है, जैसे मान लीजिए कि अगर गेहूं पीसते हैं तो आटा निकलता है, मक्का पीसेंगे तो उसको मक्के का आटा कह देंगे, कभी भी मकई से गेहूं का आटा नहीं हो सकता है। तो ठीक वैसे ही जहाँ बैसाल्टिक चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी तो वहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होगा, और जहाँ पे ग्रेनाइटिक चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी तो वहाँ पे लाल और पीली मिट्टी का विकास होगा। तो पेरेंट मटेरियल जो है वो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। इसके अलावा क्लाइमेट, जो जलवायु है, जलवायु के दो मुख्य तत्व हैं, जलवायु के दो मुख्य तत्व हैं, एक है तापमान और एक है वर्षा, रेनफॉल। तो टेम्परेचर और रेनफॉल भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। अगर तापमान अधिक है इसका मतलब कि वो चट्टानों को गर्म कर रहा है और इसके बाद चट्टानों को टूटने में वो आप कह सकेंगे कारक के रूप में काम आ जाता है। तो तापमान और वर्षा के कारण जो है चट्टानें जल्दी टूटती फूटती हैं। तो मिट्टी के निर्माण में क्या है, क्लाइमेट का भी रोल हो जाता है। इसके अलावा वेजिटेशन भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती है। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा जंगल है इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया वो बहुत धीमी रहेगी, ह्यूमस ज़्यादा होगा लेकिन वहाँ पे मृदा बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी रहेगी। और इसके साथ ही क्या है कि ये अपर्दन या अपक्षय को रोकता भी तो है ना, अपनी पेड़ क्या है अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध करके रखते हैं। तो यही कारण है कि जिन जगहों पे वेजिटेशन का विस्तार ज़्यादा है वहाँ पे मृदा निर्माण की जो गति है वो धीमी होगी। भले ही इसके पेड़ पौधे या टूटने फूटने से ह्यूमस का जो है उस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव रहेगा। इसके अलावा समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समय, तो मिट्टी के निर्माण में समय की भी भूमिका होती है, कितने समय में वो बन रहा है। इसके अलावा देखिए तो ह्यूमन एक्टिविटीज भी है। मानव क्या करता है, वो उन क्षेत्रों में रहने जाता है या खुदाई करता है, इस कारण से भी चट्टानें टूटती फूटती हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। तो ये सब पॉइंट आप लोग यूपीएससी के लिए याद रखेंगे। अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जाएगा कि मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर सवाल पूछा जाए मेंस में कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख करें तो भी आपको यही सब लिखना पड़ेगा। और किसी क्षेत्र विशेष का आप केस स्टडी के रूप में दे दीजिएगा, चाहे हिमालयन रीजन हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो इंडो गंगेटिक प्लेन हो, तो कहीं एक का केस स्टडी डाल दीजिएगा कि यहाँ पे इन्हीं सब कारणों की वजह से मिट्टी निर्माण की गति तीव्र है या धीमी है। जैसा भी आप लोग जिस क्षेत्र का चुनाव करेंगे उस क्षेत्र के अनुसार आप लोग उसको डाल देंगे। जैसे पेरेंट मटेरियल है तो दक्कन क्षेत्र का डाल सकते हैं कि वहाँ पे बेसाल्टिक लावा की प्रचुरता, इस कारण से बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण वहाँ पे हुआ है। तो मेजर फैक्टर्स जो है इस पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं, वो आइडिया मैंने आपको दिया है। आप चाहे तो इसको शॉर्ट नोट्स बना करके लिख भी सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग भारत में मिट्टियों के प्रकार पे कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहला जलोढ़ मिट्टी है, दूसरा काली मिट्टी है, तीसरा लाल और पीली मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, इसके अलावा शुष्क मृदा है, नमकीन मिट्टी है, पीट मिट्टी है और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय या फिर वनीय मिट्टी है। तो इन सभी मिट्टियों को आप लोग याद रखेंगे। 8 मिट्टी के बारे में, एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, काली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल हो गया, लाल और पीली मिट्टी,
लैटेराइट सॉइल हो गया, यानी कि लैटेराइट मिट्टी। इसके अलावा शुष्क मिट्टी एरिड सॉइल, जैसे आप लोगों ने थार मरुस्थल को देखा है राजस्थान वाला, वहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? शुष्क मिट्टी मिलेगी। नमकीन मिट्टी, पीट मिट्टी और वनीय मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट के व्यू से। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि भारत के विभिन्न मिट्टियों का उल्लेख करें या मिट्टियों को वर्गीकृत करके किसी एक का वर्णन करें, तो फिर आपको इस पे आंसर लिखना पड़ेगा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो मिट्टी पे सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। अब देखिए इन 8 मिट्टियों का वितरण दिया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी है, तो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन है यहाँ पे मिट्टी आपको इसी प्रकार से दिखाई देगी। इंडेक्स में देखें तो जलोढ़ मिट्टी का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो पहली मिट्टी हो गई जलोढ़ मिट्टी का। सबसे ऊपर में पर्वतीय मिट्टी आपको दिख रहा होगा, बीच में ये जो मरून कलर है या पिंक कलर है, लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी है। इसके बाद ये देखें तो काली मिट्टी का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये एकदम से पिंक है, तो ये लैटेराइट मिट्टी का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। लैटेराइट मिट्टी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये शुष्क मृदा है, ये शुष्क मृदा है ना। यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी हो गया, इसमें देखें तो जलोढ़ मिट्टी हो गया। तो ये जो मिट्टियाँ हैं ये सब भारत की मिट्टियों के वितरण का ही आपको तस्वीर या इमेज के माध्यम से दिख रहा होगा। तो भारत की मिट्टियों के वर्गीकरण या प्रकारों को आप एक डायग्राम भारत के मानचित्र के सहारे आप बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि आपका जो आंसर है वो और अच्छा प्रेजेंट करे कि आपने 8 प्रकार में बांटा है, तो 8 का भारत में वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, इसका मतलब किसी को भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जमा हो रहे हैं, इसी कारण से यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है। तो ये जो मैप है वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए एग्जामिनेशन में मैपिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए मैप बनाना ज़रूरी है। तो मैप जब भी बनाएंगे ऐसा ही कोशिश कीजिएगा कि सुंदर मैप बन जाए, और सुंदर मैप बनाएं तो पूरे पेज में बनाएं, न कि पेज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इतनी भाग में मैप बना देते हैं। नहीं, आपको जितना हो सके मैप बनाइए, आधा पेज में मैप बना करके उसको अच्छे से उसको इंडिकेट कर दीजिए कि कौन कौन सा हिस्सा कैसे कैसे कलर किया हुआ है। तो इंडेक्स बनाना भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा, या फिर चाहे तो इसी में लिख देंगे कि ये काली मिट्टी हो गया है ना, या फिर इसमें लिख दें आप लाल और पीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो इंडेक्स अगर बना सके तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा कि एक्स्ट्रा मार्क्स आप गेन कर सकें। तो अब हम बारी बारी से मिट्टियों को देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जल लगा हुआ है, यानी कि इस मिट्टी का जो निर्माण रहेगा वो मुख्यतः जल की क्रिया के द्वारा ही रहेगा। तो जलोढ़ मिट्टी की परिभाषा हम लोग ऐसे देते हैं कि जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी है जो नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी है। जो भी वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं तो कहीं पर डिपॉजिट कर देती हैं। इन डिपॉजिट्स होते हैं, इससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी की सामान्य परिभाषा दी जाती है कि जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी है जो नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी है, या इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, डिपोजिशन की क्रिया से हुआ है। तो इसके बारे में अब थोड़ा बहुत परिचय जरूर दे देंगे। अब सवाल ये हो जाता है कि अवसाद क्या है। अवसाद अगर हम इसको सेडिमेंट्स कहते हैं तो ये क्या हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अब जैसे चट्टानी टुकड़े हो गए, कंकड़ पत्थर महीन कण हो जाते हैं, महीन बलुई कण हो जाते हैं। तो इसके लिए सिंपल हो जाता है, आप उसको लिखें गाद या फिर सिल्ट, क्ले और मड। तो सिल्ट, क्ले और मड यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सोल क्या हो गया, तो सिल्ट, क्ले और मड, इन्हीं अवसादों के जमाव से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जलोढ़ मिट्टी का भारत में वितरण कहाँ कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है और इसका क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। तो इसका जो वितरण है वो उत्तर भारत के विशाल मैदान में वृहद क्षेत्र पर फैली हुई है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में, अब आप लोग ध्यान रखेंगे इस तस्वीर के माध्यम से देखें कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा जो जलोढ़ मिट्टी है वो हिमालयन रिवर के द्वारा लाई गई अवसादों के जमाव से, निक्षेप से बनी हुई है। मुख्यतः हिमालयन यहाँ पे नदियों के द्वारा ही अवसाद लाया गया है, और प्रायद्वीपीय भारत भी अपने साथ कुछ कुछ अवसाद लाते हैं और निक्षेप कर देते हैं। तो इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र हो गया
उत्तर भारत का विशाल मैदान यानी कि इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन हो गया वो हो गया। इसके अलावे दक्षिण भारत में नदियों की घाटियों में, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई क्षेत्रों में भी इस मिट्टी का विस्तार है। आप राज्य के रूप में देखेंगे तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पे इस मिट्टी का विस्तार है। जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ वहाँ हैं। अब दक्षिण भारत में हम देख लें तो जैसे नदियाँ हैं, आप लोगों ने देखा है नदी, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें नदी होकर के बह रही है और नदी अगर प्रवाहित होती है इसका मतलब होगा कि दोनों किनारों पे क्या है, सिल्ट, क्ले और मड का निक्षेप करेंगी, तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका वितरण नदियों की घाटियों में हो जाएगा, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो। इसके अलावे तटीय क्षेत्रों में आप देखें तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार दिखाई देगा। तटीय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार दिखाई देगा, दोनों तट पे है। और इसके अलावे जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे भी इस मिट्टी का पूरा वितरण दिखाई देगा। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश और चूने की प्रचुरता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं। तो पोटाश और चूने की अधिकता होती है, इसके अलावे ह्यूमस की, नाइट्रोजन की, ठीक है, और फास्फोरस की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। तो ये सवाल प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्व की प्रचुरता है, और ह्यूमस लिखा रहता है तो ह्यूमस नहीं है। जलोढ़ भारत की प्रायः सभी मिट्टियों में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी को छोड़ देंगे तो सभी मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पर्वतीय मिट्टी में भी अधपका जैसा होता है, वो पूरी तरीके से संगठित नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत के सभी मिट्टियों में ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी भी उसमें शामिल है। जलोढ़ मिट्टी अपने आप में बहुत ही उपजाऊ है, लेकिन ह्यूमस उसमें कम पाया जाता है। पोटाश और चूने की अधिकता होती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में ये कहा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के 40% क्षेत्र में विस्तृत है। इसलिए भारत में फसलों का, धान और गेहूं का जो मुख्य आधार है वो जलोढ़ मिट्टी ही है। और इसी कारण से भारत में खाद्य सुरक्षा का भी सबसे प्रमुख जो आधार है वो जलोढ़ मिट्टी ही है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में ध्यान रखना है। अभी जितना मैंने बताया है उसके बारे में। इसका जो प्रमुख क्षेत्र हो गया उत्तर भारत के मैदानों में और दक्षिण भारत के नदी घाटियों, तटीय भागों, डेल्टाई क्षेत्रों में मिलती है। अब जैसे राज्य के बारे में देख ले तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है ना, पंजाब, हरियाणा, असम, उड़ीसा, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ वहाँ जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है नई जलोढ़ और एक हो जाता है पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ और एक हो जाता है पुरानी जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ को हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों मिट्टियों की क्या अलग अलग विशेषता है। तो खादर और बांगर पे मैंने चर्चा किया है, पिछली वीडियो में भी, पिछली क्लास में मैंने चर्चा किया था। भारत के विशाल मैदान को पढ़ने के क्रम में यहाँ भी कर लेंगे। तो खादर और बांगर है क्या? खादर और बांगर क्या है? जलोढ़ मिट्टी का ही ये प्रकार है। तो नदी जब अपने साथ मलबा लेकर के आती पहले थी तो जिन जगहों पे बिछा दी है वो बांगर है, यानी कि जो पुराना जलोढ़ हो गया, जहाँ पे अब नदी के बाढ़ का पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है, नया मलबा का निक्षेप यहाँ हो ही नहीं रहा है, तो पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। और जिन स्थानों पर नदियाँ हर वर्ष बाढ़ के समय मिट्टी की एक नई लेयर बिछा दे रही है उस मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। और ये बहुत ही उर्वर मिट्टी होती है। इसकी तुलना में, खादर की तुलना में क्या है, ये कम उर्वर मिट्टी है। इसी कारण से इसकी जो प्रमुख फसल है वो धान आ जाता है और बांगर गेहूं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त हो जाता है। तो इसको बना लेंगे और एक छोटा सा आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं मिट्टी के संदर्भ में जलोढ़ के। अब जैसे देखें, नदी का एक फोटो बना लीजिए ऐसे ही करके। अब यहाँ पे कोई नदी बह रही है, यहाँ पे कोई नदी है, तो नदी अपने साथ हर साल बाढ़ यहीं पे ला करके दोनों किनारों पे बिछा देगी। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा खादर क्षेत्र। और यहाँ पे पानी पहुँच ही नहीं रहा है तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा बांगर का क्षेत्र।
तो यानी कि पुराना जो जलोढ़ है, तो आप इस तरीके से एक मैप बना करके दिखा सकते हैं कि जो खादर है वो निचला स्थान है, हर साल यहाँ बाढ़ का पानी चला आता है, इस कारण से मिट्टी की नई परत बिछ जाती है। वहीं बांगर ऊंचाई वाला स्थान है जहाँ पे नदी का जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुँच पाता है, इस कारण से मिट्टी की नई परत बिछ नहीं पाती है। जैसे दोआब क्षेत्र हो गया, चाहे वो गंगा गंडक का दोआब हो जाए, है ना, तो कोई भी दोआब जो क्षेत्र है वहाँ पे बांगर मिट्टी का पूरा विस्तार दिखाई देता है। तो एक तस्वीर भी आप बना सकते हैं और इसकी फसलों के बारे में भी बता सकते हैं। बेसिकली पूरा जलोढ़ मिट्टी में देखा जाए तो जितनी भी भारत में मैक्सिमम जो अच्छी क्वालिटी की जो फसल है, जिस पर ज़्यादातर जनसंख्या का जीवन यापन होता है, जैसे धान हो गया, जैसे गेहूँ हो गया, ये सब कहाँ पे, मक्का हो गया, ये सब के सब जो है जलोढ़ मिट्टी वाला ही फसल हो जाता है। यानी कि इन फसलों को देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है। जैसे धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, दालें, तिलहन, फल इत्यादि, तो जलोढ़ मिट्टी इन सभी की कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। थोड़ा बहुत आपको ये बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी का जो रंग है वो हल्का भूरा से लेकर के गहरा भूरा होता है। बनावट सिल्क, क्ले और मड है तो महीन कण रहता है। जल धारण की क्षमता इसकी अच्छी होती है। उपजाऊपन सबसे उपजाऊ है। पोटास और चूने की अधिकता होती है। वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की यहाँ पे कमी होती है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा देखें तो जलोढ़ मिट्टी का महत्व हो जाता है कि भारत के 40% भूभाग पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसी कारण से भारत जो क्या है वो कृषि प्रधान देश है। इसके अलावा अगर कृषि प्रधान देश है तो भारत में खाद्य सुरक्षा का प्रमुख जो आधार है वो जलोढ़ मिट्टी ही है। यहाँ पे बहुत सारी फसलों को उगा लिया जाता है, तो भारत में खाद्य सुरक्षा का भी मुख्य आधार है। अब हम लोग अगला मिट्टी देख लेते हैं, जो है हम लोगों का काली मिट्टी। कुछ एमसीक्यूज वगैरह मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, और मेंस का भी है। तो एक मेंस का प्रश्न मैंने दिया है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी का वितरण और उसकी कृषि पर प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। आप लोग इसको 150 वर्ड में लिख के दिखाएं, 150 वर्ड में, और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें 150 शब्दों में। चाहे वो किसी पीसीएस में भी सवाल पूछा जा सकता है, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, वहाँ पे ये सवाल पूछा जाएगा। बीपीएससी में पूछा जा सकता है, यूपीपीएससी में, आरपीएससी में, एमपीएससी में। तो जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आप इसको लिख करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कृषि पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप लोग लिख करके दिखाएंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं ताकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से, नदियों के द्वारा लाई गई अवसादों के निक्षेपण से, वनों के अपक्षय से, चट्टानों के गलन से। तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है बहुत ही आसान हो गया, बता देने के बाद आप लोग बना ही देंगे, कॉन्सेप्चुअल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खादर कहलाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बलुई मरुस्थलीय मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो कौन सी मिट्टी खादर कहलाती है? मैंने आपको जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकारों का नाम बताया है, खादर और बांगर में पूछा जा रहा है कि खादर, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो खादर मिट्टी है। क्योंकि नदियों के बाढ़ का पानी हर साल बिछता रहता है, हर साल बाढ़ के माध्यम से मिट्टी की नई परत बिछते रहती है, इसी कारण से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। थर्ड सवाल है, भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ? ये तो बहुत ही आसान सवाल आप लोगों से पूछा गया है। तो भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही है। तो कहने का मतलब कि ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत ही आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपेक्षाकृत कम होता है? पोटाश, नाइट्रोजन, फॉस्फेट या फिर कैल्शियम? तो पोटाश और चूने की अधिकता होती है, पूछा गया है कम होता है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है, कम पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। पोटाश, चूना, फॉस्फेट, कैल्शियम होता है जलोढ़ मिट्टी में, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की यहाँ पे कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में ध्यान रखेंगे कमी होती है। बेसिकली पोटाश, चूना अधिक होता है, कैल्शियम भी काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ काली मिट्टी। अब देखिए काली मिट्टी पढ़ना बहुत ही आसान है, बहुत आसान इसलिए है क्योंकि इसका जो वितरण है वो बहुत ही क्षेत्र विशेष में, जैसे दक्कन का पठारी क्षेत्र में है। तो काली मिट्टी वह मिट्टी है
जो बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। तो आप लोग अगर काली मिट्टी पे कोई सवाल एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो सबसे पहली काली मिट्टी की परिभाषा बता देनी है। देखिए दोनों मिट्टियों में कितना अंतर है। एक मिट्टी जलोढ़ हो गई है जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनती है, वहीं एक मिट्टी काली मिट्टी हो गई है जो बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, वो अपने ही जगह पर बनती है। जबकि जलोढ़ जो मिट्टी है वो अपनी जगह से दूर बन रही है, उसको कोई ढो रहा है, नदी ढो करके पहाड़ों से ला करके मैदानों में बिछा रही है। तो इसी कारण से यहाँ पे अंतर है। तो काली मिट्टी की परिभाषा क्या हो गई कि वह मिट्टी जो बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है वह वह काली मिट्टी हो जाती है। और इसका वितरण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, खास करके जो दक्कन का पठारी क्षेत्र, वहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको लिख देंगे। अब काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं कि यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। क्यों? क्योंकि यह जब मिट्टी सूख जाती है तो इसमें बहुत ही चौड़ी चौड़ी दरारें उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। इसी कारण से इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और इसका एक नाम रेगुर मिट्टी भी है। काली मिट्टी का एक अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। और इसी को हम लोग स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि जब गर्मी अधिक ज़्यादा होती है, ग्रीष्म ऋतु में इसमें बहुत ही चौड़ी चौड़ी दरारें उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण से इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। तो ये भी इसके नाम को आप याद रखेंगे। काली मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्वों की प्रचुरता है? तो काली मिट्टी में लौह की प्रचुरता है, काली मिट्टी में पोटास की प्रचुरता है, चूने की अधिकता है। काली मिट्टी में चूने की अधिकता है। इसके साथ ही पोटेशियम की भी यहाँ पे प्रचुरता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस यहाँ पे भी कम पाया जाता है। तो काली मिट्टी की इन प्रमुख विशेषताओं को भी आप ध्यान रखेंगे। इसका वितरण सबसे पहले देखें तो काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो जो दक्कन बेल्ट है और पश्चिमी घाट पर्वत के भी आसपास आप देखें तो काली मिट्टी का वितरण दिखाई देगा। लेकिन बेसिकली अगर सवाल पूछा जाता है तो दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र ही ज़्यादातर सवाल पूछा जाएगा। तो इन्हीं स्थानों पे काली मिट्टी का वितरण आपको दिखाई देगा। क्योंकि मैप क्या है, स्केल के आधार पर नहीं है, तो इसी कारण से आप लोग दक्कन क्षेत्र को अच्छे से याद कर लेंगे। अब काली मिट्टी में जो अन्य पहलू है, इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि यह जो मिट्टी है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और भारत का प्रमुख कपास बेल्ट दक्कन प्रायद्वीपीय, दक्कन का पठारी भाग ही है। तो कपास वाली काली मिट्टी करेल मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका वितरण दक्कन का पठार यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि में है। तो इसका जो वितरण है वो पूरे दक्कन बेल्ट, खास करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में इसका वितरण पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें लोहा, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की मात्रा बहुत होती है। यानी कि इस मिट्टी में भी जिस तरीके से आप लोगों ने जलोढ़ मिट्टी में देखा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और चून और ह्यूमस की कमी है, तो ठीक यहाँ पे भी आपको कहीं में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है? लोहा ज़्यादा है, चूना ज़्यादा है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की मात्रा बहुत होती है। और इसमें फसलों के प्रकार हैं, खास करके सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि यहाँ पे उगाई जाती है। और कुछ खाद्यान्न जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा भी उगा लिया जाता है। तो कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होने के कारण इसे कपासी मिट्टी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी कहते हैं। इसकी जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अगर इसमें जल हो गया तो बहुत ही लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग का जो तीसरा मिट्टी है तो लाल और पीली मिट्टी है। तो आप लोगों ने ये जो मिट्टी के बारे में देखा, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी क्या है? सबसे पहला इसका गुण है कि बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। जैसे बैसाल्ट चट्टानें जब टूटती फूटती हैं तो किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका जो भौगोलिक वितरण है वो कहाँ पे है? तो दक्कन के पठार पे यह मिट्टी है। इसके अन्य नामों को आप लोगों ने देख लिया कि कपास वाली मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, करैल मिट्टी कहते हैं। तो इसके अन्य नामों को भी आप लोगों ने देख लिया। इसमें आप लोगों ने देखा कि लोहा की अधिकता है, चूने की अधिकता है, पोटेशियम की, तो इसमें मिलने वाले पोषक तत्वों का आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है इसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब जब आप लोगों ने फसल का अध्ययन कर लिया तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये मिट्टी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने फसलों का देख लिया। तो इन सभी
पहलुओं के बारे में आपने जान लिया जो काली मिट्टी के लिए जरूरी होती है। अब हम लोग प्रवेश करते हैं लाल और पीली मिट्टी में। तो लाल और पीली मिट्टी यह कौन सी मिट्टी होगी? तो यह मिट्टी वो मिट्टी है जो आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से, नहीं ग्रेनाइटिक चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। आप लोग जैसे उसमें बैसाल्टिक देख रहे हैं, वैसे ही ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने फूटने से लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब सवाल है कि इसमें पीली क्यों जुड़ा हुआ है? तो लाल और पीली मिट्टी एक ही क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ पे जल ज़्यादा अधिक होता है वहाँ पे लाल मिट्टी लाल की तरह न दिख करके पीला दिखती है, इसी कारण से हम लोग इसको पीली मिट्टी भी कह देते हैं। लेकिन ये सब एक ही क्षेत्र में पाई जाती है। तो जहाँ पे सूखा है वहाँ पे मिट्टी अधिक लाल दिखाई देगी, जहाँ पे जल है वहाँ पे ये हल्का येलोइश दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। इसी कारण से लाल और पीली मिट्टी को हम लोग साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। तो लाल मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को आप लोगों ने देख लिया। इसके अलावा जो लाल मिट्टी है इसका जो वितरण है, बेसिकली इसका वितरण उन क्षेत्रों में है जो आर्कियन क्रम की चट्टानों से बने, खास करके दक्षिण भारत का क्षेत्र है। उत्तर भारत में देखा जाए तो जो छोटा नागपुर का इलाका है, मेघालय का पठार, इन सभी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो यही मिट्टी मिलेगी, लाल और पीली मिट्टी मिलेगी। तो लाल और पीली मिट्टी का वितरण किन क्षेत्रों में है? तो उन क्षेत्रों में है जहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें, खास करके ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसके वितरण को भी आप याद रखेंगे। राज्यवार देखा जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में लाल और पीली मिट्टी का आपको विस्तार दिखाई देगा। तो हम लोग मैप में देख लेते हैं। मैप में देखा जाए तो ये सब का सब भारत का प्राचीनतम भूभाग है, क्षेत्र है, और इन्हीं क्षेत्रों में लाल और पीली मिट्टी का जो है विस्तार आपको दिखाई देगा। तो जरूर से आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब देखिए तीनों मिट्टी जो आप लोगों ने पढ़ा है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, इसका वितरण देखिए। एक तरफ कहाँ पे है जलोढ़ मिट्टी, एक तरफ काली मिट्टी, और एक तरफ आपको दिख रहा होगा लाल और पीली मिट्टी। तो ये डिफरेंस आपके दिमाग में बना होना चाहिए कि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और भारत में कुल 8 मिट्टियाँ पाई जाती हैं। 4 सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। और ये चारों मिट्टी ही आप देखा जाए तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं। तो लाल और पीली मिट्टी के बारे में मैंने आपको बताया। और लाल और पीली मिट्टी में स्वाभाविक इसमें लोहा अधिक पाया जाएगा। तो और देश में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक, यानी कि जलोढ़ मिट्टी के बाद सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो लाल और पीली मिट्टी का, और इसके बाद काली मिट्टी का विस्तार है। इसका निर्माण ग्रेनाइटिक चट्टानों के टूटने फूटने से, यानी कि ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसे खनिजों से होता है। इसमें लोहे का अंश सबसे अधिक होता है, और मोटे अनाजों, खास करके ज्वार, बाजरा इत्यादि की यहाँ पे खेती होती है। और अनाज गेहूँ भी उगा लिया जाता है। तो मोटे अनाजों के साथ साथ जो खाद्यान्न फसलें जिसमें ज़्यादातर गेहूँ होता है, तो इस मिट्टी में गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो ज्वार और बाजरे के लिए यह मिट्टी ज़्यादा अनुकूल है। तो लाल और पीली मिट्टी की इन विशेषताओं को आप याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला कि लाल और पीली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ग्रेनाइटिक चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, यानी कि ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसका वितरण अधिकांश देखा जाए तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, प्राचीनतम भूभाग वाले क्षेत्र में है, और वहीं पे इन चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, या आप राज्यवार ही लिख दें, तमिलनाडु, कर्नाटक, एमपी को भी दिखा देंगे, वहाँ पे भी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ को भी दिखा देंगे आप। तो इसके वितरण को जरूर आप ध्यान रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसमें पोषक तत्व क्या है? तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? लोहे का अंश पाया जाता है। तो पोषक तत्व को याद रखेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो इसमें मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा इत्यादि, और इसके साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा मिट्टी है वो है लैटेराइट। तो लैटेराइट मिट्टी बहुत ही सिंपल याद रखेंगे कि उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे तापमान और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से इसके सारे पोषक तत्व तो जमीन के निचले संस्तर में, लेयर में चले जाते हैं। तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे भारी वर्षा और तापमान पाया जाता है, तापमान अधिक होता है। इन क्षेत्रों में वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह के जो पोषक तत्व हैं वो रिस करके, यानी कि लीचिंग की क्रिया के द्वारा नीचे चले जाते हैं।
लीचिंग की क्रिया के द्वारा, यानी कि वही जैसे मान लीजिए चूना रहेगा तो चूना बहुत जल्दी घुल जाएगा, वो रिस रिस करके क्या चला जाएगा, निचले संस्तर में चला जाएगा। ऊपर बचेगा क्या, मोटा कण, यानी कि लोहा अगर रहेगा तो बच जाएगा, अगर एल्यूमिनियम है तो वो बच जाएगा, वनस्पति या ह्यूमस है तो वो रिस रिस करके नीचे चला जाएगा, सिलिका है वो रिस जाएगा। तो यही कारण है कि लीचिंग की क्रिया के द्वारा सारे प्रमुख पोषक तत्व तो मिट्टी के निचले लेयर में चले जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी मिलती है, मिट्टी के या चट्टानों के अलग अलग लेयर हैं, तो ऊपरी लेयर से पोषक तत्व तो रिस गए नीचे लेयर में चले गए, और ऊपर क्या बच गया है, ऊपर बच गया है लोहा, ऊपर बच गया है एल्युमिनियम। तो इस प्रकार की मिट्टी अनुपजाऊ ही होगी। तो इसमें फर्टिलिटी देखा जाए, उर्वरता देखा जाए तो जलोढ़ काली, लाल और पीली की तुलना में कम रहेगा। तो लैटेराइट मिट्टी क्या है, ये बहुत ही कम उर्वर मिट्टी है, बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी है, लेस फर्टाइल ये मिट्टी है। तो लैटेराइट मिट्टी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होगी कि यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे भारी वर्षा और अधिक तापमान के कारण मिट्टी से पोषक तत्व इसके निचले लेयर में चले जाते हैं। इसके बाद इसका वितरण उन क्षेत्रों में है जहाँ पे भारी वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे इस मिट्टी का विस्तार ज़्यादा दिखाई देगा। तो लैटेराइट मिट्टी का जो वितरण है उसको भी ध्यान रखेंगे। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में इस मिट्टी का विस्तार है। उत्तर पूर्वी भारत में है। लोहा, एल्युमिनियम, पोटाश की अधिकता है। मैंने आपको बताया कि क्यों लोहा इसके ऊपरी लेयर में बचेगा, क्योंकि यह रिस्क नहीं रहा है। लोहा एल्युमिनियम बच जाएगा और बाकी के जो पोषक तत्व हैं वो जमीन के निचले स्तर में चले जाएंगे। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना क्या है, रिस रिस करके मिट्टी के निचले लेयर में चला जाता है। इस कारण से इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। लैटेराइट मिट्टी देखिए सबसे ये जो येलोइश है, यानी कि यहाँ पे भारी वर्षा है, यहाँ पे भारी वर्षा है, इन क्षेत्रों में वर्षा है, अधिक वर्षा है। यही कारण है कि यहाँ पे मिट्टी की ऊपरी स्तर से पोषक तत्व तो नीचे चले गए हैं और ऊपरी भाग में जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये जो चार मिट्टियाँ हैं, जलोढ़, लाल और पीली, काली और लैटेराइट, ये भारत की चार प्रमुख मिट्टियाँ हैं। इसके अलावा अब हम अन्य मिट्टियों के बारे में देखेंगे। शुष्क मृदा है। अब देखें यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी में, तो लैटेराइट मिट्टी की जो मुख्य फसल है वो मोटे अनाज है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, इन सभी फसलों का उत्पादन होता है। लेकिन दक्षिण भारत में जो चाय, कॉफ़ी, मसाले उत्पादित हो रहे हैं वो सब लैटेराइट मिट्टी में उत्पादित हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो चाय हो रहा है वो इसी प्रकार की मिट्टी में होता है। तो लैटेराइट मिट्टी में भारत की बागानी कृषि दिखाई देगी, इस बात को नोट कर लेंगे आप। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की खेती लैटेराइट मिट्टी में होती है। यही मोटे अनाज भी यहाँ पे ले जाते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना इत्यादि लैटेराइट मिट्टी में ही उगाई जाती है, या इनके जो बागान हैं वो इसी मिट्टी से संबंधित हैं। अब हम लोग आ जाते हैं शुष्क मृदा में। नाम से क्या स्पष्ट है कि शुष्क है, यानी कि यहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, यानी कि भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ पे शुष्कता है, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे बहुत अधिक टेम्परेचर है, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, शुष्क मृदा पाई जाएगी। यानी कि भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। तो बहुत अधिक तापमान है, इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे जो मिट्टी है, पहले तो धरातलीय जो संरचना होगी, जो भी चट्टान यहाँ पे होगा तो वो दरअसल टूटेगा फूटेगा तापमान के बहुत अधिक प्रभाव से, और जो कण है वो मोटा मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी, यहाँ पे बलुई मिट्टी दिखाई देगी, जिसको हम लोग रेत कहते हैं, रेतीली मिट्टी। तो शुष्क मृदा क्या है, एरिड सोयल क्या है, यह एक प्रकार का रेतीली सोयल है, और इस प्रकार की मिट्टी में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती है। यानी कि इस मिट्टी में कोई पोषक तत्व है ही नहीं, जो कुछ भी रहेगा वो थोड़ा बहुत नमक या फिर फास्फोरस होगा। तो शुष्क मृदा में ध्यान रखेंगे कि फास्फोरस थोड़ा बहुत होता है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का पोषक तत्व इसमें नहीं होता है। इसी कारण से यह एक अनुपजाऊ मिट्टी है। इसमें मिलता क्या है, इसमें कैक्टस, इसमें नागफनी, इसमें मरुस्थलीय झाड़ी झंखाड़ी, आप झाड़ झंखाड़ कह दें, या कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो एरिड सोयल भारत के किस क्षेत्र में है, तो एरिड सोयल भारत के पश्चिमी में, खास करके जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे है। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, वहाँ पे मिट्टी यह मिलती है और सामान्य मात्रा में इसमें फास्फोरस पाया जाता है। अच्छे से आप लोग इसको याद रखेंगे। यहाँ पे शुष्क मृदा का विस्तार दिखाई देगा।
क्योंकि यहाँ की जलवायु ही शुष्क है, इस कारण से यहाँ पे इसी प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। अब हम लोग नमकीन मिट्टी देख लेते हैं। तो जो नमकीन मिट्टी है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि शुष्क जलवायु और जल से घिरे क्षेत्रों में, वैसा क्षेत्र भी मिलेगा आपको, आर्द्र क्षेत्र भी, तो वहाँ पे पीट मिट्टी का निर्माण होगा। लेकिन जहाँ पे शुष्क जलवायु है वहाँ पे नमकीन मिट्टी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ऊपरी सतह में नमक का बिछाव हो जाएगा। तो इसी मिट्टी को हम लोग अल्काली सॉइल भी कहते हैं या अल्कालाइन सॉइल कहते हैं। तो नमकीन मिट्टी को याद रखेंगे, इसी को ऊसर कहते हैं। ऊसर मिट्टी है, शुष्क जलवायु और जल से घिरे क्षेत्रों में मिलती है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है और इसी कारण से इसमें जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। याद रखें, अगर आपके दिमाग में कच्छ या कच्छ का रण आपको दिखाई देता होगा तो वहाँ पे इसी प्रकार की मिट्टी है। तो जो कच्छ का रण है, जो कच्छ का रण है, तो इस क्षेत्र में क्या है कि जलवायु क्या है, शुष्क है, लेकिन वहाँ पे क्या है, जल भी है, यानी कि जल भराव का क्षेत्र है, दलदल है। तो इसी कारण से इन क्षेत्रों में नमकीन मिट्टी मिलती है। यहाँ की जो मिट्टी है वो नमकीन है, ऊसर है, अल्काली है, इसको याद रखना है। तो ये भारत के बहुत क्षेत्रों में नहीं मिलती है, उन क्षेत्रों में मिलती है जो शुष्क भी हैं और जल से घिरे हुए क्षेत्र भी हैं। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसके अलावे देखें तो पर्वतीय मिट्टी है। तो नाम से स्पष्ट है कि भारत में उन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाएगी जहाँ पे पर्वतों का विस्तार है, यानी कि हिमालयन रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हो गई, दक्षिण भारत में जितने भी पर्वत और पठार हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र हो गए, खास करके उन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। तो पर्वतों पे, पहाड़ों पे, एक हद तक पठार भी कह सकते हैं, तो पर्वतों और पहाड़ों पे क्या है, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। और इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, लेकिन ह्यूमस क्या है, असंगठित होता है। मानी कि जैसे हम लोग भोजन अधपका कहते हैं, ठीक वैसे ही यह अभी बनने की प्रोसेस में होता है। तो पर्वतीय मिट्टी को याद रखेंगे। एक तो इसमें मिट्टी का जो कण है वो मोटा दिखाई देगा, यानी कि कंकड़ वाला मिट्टी दिखाई देगा। तो पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलती है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। इसका जो निर्माण होता है वो पर्वतीय चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसी कारण से यहाँ पे मिट्टी के जो कण है वो कंकड़ीले होते हैं, कंकड़ पत्थर से भरे होते हैं। और चूंकि पर्वत है तो पर्वतों पे मिट्टी का जो लेयर है बहुत ही बारीक होगा, बहुत ही पतला लेयर होगा। तो पर्वतीय मिट्टी का जो लेयर होता है बहुत ही पतला होता है। इसी कारण से यहाँ पे बहुत ही कम क्षेत्रों में कृषि होती है, खास करके बागानी कृषि देख लें वो होती है। जैसे कश्मीर जाएंगे तो सेब के बागान दिखाई देंगे और भी फलों के बागान दिखाई देंगे, चाय वगैरह भी उगा लिया जाता है। तो पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाएगी, वो पर्वतों पे पाई जाएगी। और बहुत ही आसान, इसको पर्वतों के नाम के आधार पर याद कर लेना है। और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, लेकिन ह्यूमस जो है वो असंगठित होता है। तो पूरा का पूरा आप इस क्षेत्र को देखें, पर्वतीय क्षेत्र और खास करके पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का जो ऊंचाई वाला इलाका है, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी ही पाई जाती है। इसके अलावे देखें, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक है। फास्फोरस, पोटास, चूना, मैंने पहले ही बार में बता दिया था कि भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इत्यादि की कमी है। कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक है और यह जो मिट्टी है वो बागानी खेती के लिए ज़्यादा अनुकूल है। नॉर्थ ईस्ट में भी देख लें तो संतरे का बागान है, अनानास का बागान है, तो इन सब का जो उत्पादन होता है वो इसी प्रकार की मिट्टी में हो रहा है। एक हो जाता है पीट मिट्टी या फिर दलदली या फिर जैविक मिट्टी। तो अभी आप लोगों ने देखा कि शुष्क क्षेत्र भी है और वो दलदल इलाका है, और अभी आप लोगों ने देखा पीट मिट्टी। तो ये क्या है, आर्द्र भी है और दलदल भी है। तो यहाँ पे जलवायु कैसा है, नम है, लेकिन जल भराव की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है। इस कारण से इन क्षेत्रों में पीट मिट्टी का निर्माण होता है और यह मिट्टी भारत में दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे बिहार के नॉर्थ पार्ट में देख लें, तराई वाला जो बेल्ट हो जाता है वो नम भी है, यानी कि वेट भी है और दलदल भी है। इस कारण से इस क्षेत्र में दलदली मिट्टी पाई जाएगी। सुंदरवन का याद रखें तो सुंदरवन में भी बहुत ज़्यादा दलदल है, इस कारण से वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो पीट मिट्टी का विकास दलदल में होता है और यह भी कृषि के लिए कोई खास उपजाऊ नहीं है, ख़त्म है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास हुआ है। इसका जो वितरण है बिहार के उत्तरी भाग में, खास करके जो तराई बेल्ट हो गया, उत्तराखंड के दक्षिण भाग में, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल। तो केरल, इन सब जहाँ जहाँ पे जलवायु आर्द्र है और जहाँ जहाँ पे दलदल का विकास हो रहा है उन क्षेत्रों में दलदली मिट्टी का विकास होता है और कृषि के लिए अनुपयुक्त मिट्टी है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जो पोषक तत्व है, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कम, नमक की मात्रा अधिक होती है। जिस तरीके से आपने शुष्क मृदा देखा जिसमें नमक, फास्फोरस की मात्रा अधिक है, तो दलदली मिट्टी में
लवण की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावे इसका जो वितरण हो जाता है, अगर आप देखें तो बिहार के, यूपी के नॉर्थ तराई वाला बेल्ट हो जाता है, डेल्टाई प्रदेश जो सुंदरबन का डेल्टा है, इन क्षेत्रों में आपको ये मिट्टी दिखाई देगी। तो दलदली वाले भूभाग में इस मिट्टी का विकास होता है। तो भारत की इन 8 मिट्टियों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, इसके अलावे पर्वतीय मिट्टी, तमाम मिट्टियों का आप लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया है कि भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी है। तो 8 प्रकार की मिट्टियों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। सबसे पहला हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी को देखा है, इसके बाद हम लोगों ने काली मिट्टी को देखा, फिर हम लोगों ने लाल और पीली मिट्टी को देखा, लैटेराइट मिट्टी को देखा, हम लोगों ने शुष्क मृदा को देखा है, फिर हम लोगों ने नमकीन मिट्टी को, पीट मिट्टी को और वनीय मिट्टी को देखा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा का पूरा मिट्टी का वर्गीकरण है, मुझे लगता है कि याद हो गया होगा। जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स लिखने को दिए उसको याद कर लेंगे। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जा रही है? उन क्षेत्रों में जहाँ पे नदियाँ उतर रही हैं और अपने अवसादों को जमा कर रही हैं, उन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी दक्कन का वह क्षेत्र जहाँ पर बैसाल्टिक लावा का उद्गार हुआ है। लाल और पीली मिट्टी उन क्षेत्रों में जहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें ग्रेनाइट्स निश्चित के टूटने फूटने से बनी है। लैटेराइट उन क्षेत्रों में जहाँ पे भारी वर्षा और आर्द्रता, भारी वर्षा भी है और तापमान भी बहुत ज़्यादा है। तो आर्द्रता और ज़्यादा भी हो और तापमान ज़्यादा हो, इस कारण से लैटेराइट मिट्टी है। शुष्क क्षेत्रों में जैसे थार मरुस्थल में शुष्क मृदा है, उन क्षेत्रों में जहाँ पे दलदल है वहाँ पे नमकीन मिट्टी मिल रहा है। सलाइन जो है वो ध्यान रखेंगे उन क्षेत्रों में जहाँ पे जो मौसम है वो दरअसल शुष्क है लेकिन दलदल है, और यहाँ पे मौसम क्या है? आर्द्र है लेकिन दलदल है, वहाँ पे पीट मिट्टी मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनीय मिट्टी है। तो इन 8 प्रकार की मिट्टियों को मैंने इस वीडियो में बताया है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास को देखने के लिए। कोई भी आपके पास सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबको इस वीडियो को देखने के बाद इसमें एक कमेंट लिख देना है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, वीडियो कैसी लगी। कमेंट बहुत ज़रूरी है, आप सब कमेंट करते रहें। थैंक यू।